यदि भूजल पर प्रभाव होता है तो खुद आप सोचिए कि हमारे किसान भाइयों पर इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन दूसरी जगहों पर ही वो सारी चीजें कर लें जो आप कह रहे हैं। सरकार धीरे धीरे खुद जलवायु परिवर्तन की तरफ पहुंच रही है और आम जनता को ये कह रही है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जबकि सरकार प्राकृतिक आवासों को खत्म करके खुद जलवायु परिवर्तन कर रही है। कहने का है कि जो 100 मीटर से नीचे है वहां पे माइनिंग की जाएगी, तो मेरे मानना है कि ये तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खराब करने वाली बात है कि 500 मीटर का एक गैप है, हम बीच में यहाँ पे और यहाँ पे खुदाई करेंगे, तो क्या ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ प्रभावित नहीं होगा। संपूर्ण अरावली पर्वतों में हमारा माइनिंग का रोल दे दिया गया है। तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें कि आज सुना ही होगा आपने कि सरकार ने क्या क्या किया हुआ है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसमें कि अरावली को फिर से रीडिफाइन किया जाए। तो उन्होंने कुछ डेफिनेशन बदली है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन जो है, यानी उसको परिभाषित किया गया है नए तौर पे, जिसमें कि कई लोग विरोध जता रहे हैं और लोगों का कहना है या हम सब आम जनों का कहना है कि अगर इस तरीके से पर्वत को परिभाषित किया जाता है तो उससे जो लाभ है वो बड़े पूंजीपतियों को होने वाला है और जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि इसमें मुद्दे क्या हैं और किस किस बात को इसमें रखा गया है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है। तो मुख्यतः जो अरावली है, अरावली हमारे भारत के 4 राज्यों में है। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, इसका सबसे बड़ा जो भाग है वो राजस्थान में है और दिल्ली। ये 4 जगह पर ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो उपस्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है संपूर्ण विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारी। श्रृंखला, ठीक है। अब जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो पुरानी श्रृंखला होने की वजह से क्या होता है कि अपने आसपास एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन या माइनिंग की जाती है ना, या माइनिंग की जाती है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो इकोसिस्टम चल रहा है क्या वो वैसा ही रह पाएगा जैसा वो है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर इन पहाड़ियों में किसी भी प्रकार से अगर इनको हटाया जाता है या खनन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रहने वाले सभी जीव जंतु और जो यहाँ का प्राकृतिक आवास है वो सब प्रभावित है ना। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर अरावली की पर्वत श्रृंखला पर माइनिंग की जाती है या इनको हटाया जाता है तो यहाँ के प्राकृतिक आवास पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको जानने की हम कोशिश करें। तो इसका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा भूजल पर प्रभाव। देखो होगा क्या, अगर मान लो वहां पे अरावली पर्वत श्रृंखला को हटाया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक झीलें बनी होती है ना, प्राकृतिक झीलें या वहां से कुछ मौसमी नदियां निकलती है ना। तो होगा क्या, अगर आप अरावली को हटा देंगे तो ये प्राकृतिक झीलें यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो कुछ छोटे छोटे तालाब जो बने होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये तालाब क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, है ना। जब अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तभी तो लोगों को पानी मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली जैसे एरिया या जो आजकल हमारे खेती के लिए जो है ज्यादातर पानी कहाँ का यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाता है। तो जब ऐसी जगहों पर प्राकृतिक तालाब नहीं होंगे, झीलें नहीं होंगी, न मौसमी नदियां होंगी, तो पानी अंदर जमीन के कैसे जाएगा? वो तो क्या काम करेगा, सीधा बह के फिर समुद्र में चला जाएगा। जब समुद्र में पानी जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास तो कोई वाटर रिचार्ज के सोर्सेस बचेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से भूजल स्तर नीचे गिर जाएगा और हमारी जो खेती है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर आएगा। तो
इसलिए हमें क्या काम करना चाहिए, ऐसी पहाड़ियों का या जो ऐसी जगह हैं उनके संरक्षण में हमें बहुत वो होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। देखो सरकारें क्या काम करती हैं, सरकारें जो हैं वो बेनिफिट निकालती हैं पूंजीपतियों का, ठीक है। पूंजीपतियों के थोड़े से लाभ के लिए ये क्या काम करते हैं, हमारी संपूर्ण जो जनसंख्या है राज्यों की, जो आम नागरिक है, हम जैसे आम नागरिकों के लिए ये बहुत नुकसान देने वाले कार्य किए जाते हैं, या जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है सब उनके लिए बनाई जाती है। अब बाय डिफॉल्ट मान लीजिए जब ये अरावली की पहाड़ियां कट जाएंगी तो क्या होगा, वहां पे फिर वही मॉल्स वगैरह बनाए जाएंगे, या वो अपने खेती के लिए या वहां जो रिसोर्सेज निकलेंगे उनको यूटिलाइज करके वो अपने खुद के नए प्लांट्स वगैरह निर्मित करेंगे, जिसमें कि फायदा किसका है, पूंजीपतियों को, सरकारों का। आम जनता तो उसमें मर गई, और आम जनता के लिए खेती भी चली जाएगी जिसकी वजह से उनका रोजगार भी छिन जाएगा, है ना। यदि भूजल पर प्रभाव होता है तो खुद आप सोचिए हमारे किसान भाइयों पर इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके हमें इसका बचाव करना चाहिए। दूसरा जो हमारा इसका प्रभाव आएगा वो आएगा मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, अब मान लीजिए कि यदि अरावली की पहाड़ियां हट जाती हैं या अरावली पर्वत श्रृंखला को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो क्या मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ेगा? ये कैसे होगा? देखो जो हमारी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। यहाँ पे एक संपूर्ण वनस्पति है, ठीक है, वनस्पति, यहाँ पे एक वनस्पति है। होगा क्या, जब ये पर्वत श्रृंखला में माइनिंग की जाएगी तो ये सारी वनस्पति का क्या होगा, ये हटाए जाएंगे, काटे जाएंगे। इससे क्या होगा, जो वहां की जो जमीन है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे जो जमीन को पकड़ कर रखते हैं, तो वो जमीन क्या हो जाएगी, सारी एरिड सॉइल हो जाएगी, ठीक है। जब पेड़ पौधे यहाँ से हट जाएंगे तो जमीन में किसी भी प्रकार की उर्वरता नहीं बचेगी, और जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, पूरी एरिड हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे संपूर्ण मिट्टी जो है वो रेगिस्तान जैसी परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की बाद में वनस्पति नहीं उगाई जा सके, है ना। अब वनस्पति नहीं होगी तो सीधा सा उसका जो असर है वो कहाँ पे पड़ेगा, अब ना तो वहां पे भूजल के लिए वो बचेंगे, ना ही यहाँ पे पेड़ पौधे बचेंगे, ठीक है। तो पूरा संपूर्ण पर्यावरण तंत्र तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सरकार को चाहिए, अब जैसे सरकार कह रही है कि यदि वहां से अगर पेड़ काटे जाएंगे तो दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे। देखो एक प्राकृतिक आवास में पेड़ों का होना और दूसरी जगह पेड़ लगाना, वहां पे उनका असर दो अलग अलग है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन दूसरी जगहों पर ही वो सारी चीजें कर लें जो आप कह रहे हैं। जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं आप वहां पे क्यों नहीं कर लेते, आप वहीं पे कर लीजिए। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम पेड़ लगा देंगे, ये तो बस एक खाना पूर्ति करने वाली बात है। अब कब पेड़ लगेंगे कब नहीं लगेंगे तो आप क्या काम करें, उस जहां पे आप कह रहे हैं कि वहां पेड़ लगाए जाएंगे उसी जमीन को क्यों नहीं निर्मित कर देते, उसी जमीन को निर्मित करें। रेगिस्तान इतना सारा हमारे पास पड़ा है थार का, उसको क्यों नहीं आप इस तरीके का बनाते, वहां पे क्यों नहीं पेड़ लगाते, वहां का मरुस्थलीकरण क्यों खत्म नहीं किया जाता। लेकिन सरकार चाहती है कि यहाँ का प्राकृतिक तंत्र खत्म करके दूसरी जगह पेड़ लगाओ। ये लोगों को दिलासा देने वाली बातें हैं। दिलासा देने से पर्यावरणीय तंत्र अच्छा नहीं होता, उसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ता है। ये सरकार को समझना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट भी होगी सरकार से कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरी जगह हम उतने ही पेड़ लगा देंगे तो आप उसी दूसरी जगह पे क्यों नहीं उसका डेवलपमेंट कर देते, उस जगह को क्यों नहीं निर्मित कर देते, क्यों हमारे पर्यावरण तंत्र को खराब किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट जो हमारा इसमें बनेगा वो होगा नदियों का प्रभाव बिगड़ना, ठीक है, नदियों का प्रभावित होना। देखो होगा क्या कि यदि अरावली पर्वत श्रृंखला को अगर किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है तो जो मानसून के अंदर कई सारी नदियां बनती हैं,
जो कि दूसरी सहायक नदियों को पानी देती है और जमीन की उर्वरता को भी बढ़ाती है ना। और कई बार कई नदियां वहां पे ऐसी होती हैं जिनमें से पानी रिस रिस कर नदियों में जाता है, जो कि काफी लंबे समय तक या पूरे साल भर तक लोगों को पानी मुहैया कराती है। अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखला में किसी भी प्रकार का खनन या ऐसी या उससे जुड़ी हुई चीजें करते हैं तो होगा क्या कि इन सभी नदियों का प्रवाह जो है वो प्रभावित हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कैसी परिस्थिति बनी थी, हिमाचल के अंदर क्या परिस्थिति बनी थी। वहां पे क्या हुआ था कि जो नदियों का प्रवाह का जो क्षेत्र था वहां पे लोगों ने घर बना लिए, होटल बना दिए। जैसे ही नदी का प्रवाह अपने प्राकृतिक रूप में आया, सभी घर और जो जगहें थी, जो गांव के गांव थे, वो एक साथ डूब गए। मैंने तो एक वीडियो भी देखा था कि कुछ 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरे के पूरा गांव डूब गया। धराली गांव आपने शायद सुना भी होगा। तो यदि हम नदियों का प्रवाह रोकते हैं तो जब हम वहां पे कंस्ट्रक्शन या कोई निर्माण करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा और एक समय के बाद ये निर्माण है ये भी ध्वस्त होगा। तो ऐसे विकास का क्या लाभ, ऐसे विकास का क्या लाभ जो कि भविष्य में जाके दूसरी चीजों को प्रभावित करता हो। तो बेहतर यही है कि हम अपनी पर्वत श्रृंखला को बचाएं। हमारा चौथा पॉइंट जो इसमें आ जाएगा, यदि हमारे पास अरावली नहीं होती तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे मौसम में बदलाव होंगे? देखो होता क्या है, किसी भी जगह जब एक प्राकृतिक चीज निर्मित होती है तो वहां पे एक वातावरण या मौसम निर्मित होता है। हम क्या करते हैं, अरावली को हटा देते हैं। तो क्या आपको ये बात नहीं लगती कि मानसून यहाँ का प्रभावित होगा? मानसून पे इफेक्ट नहीं आएगा? सर्दियों में होने वाली वर्षा जो होती है क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? यहाँ कितने प्रभाव आएंगे? यदि मान लो कि मानसून में, भारत के मानसून में किसी भी तरीके का परिवर्तन आता है ना, तो वहां से परिवर्तन आने से सर्दी और गर्मी पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, जिसकी वजह से आप देखेंगे फसलों पे उनका पूरा प्रभाव पड़ेगा, वहां की वनस्पति पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार का एक छोटा सा कदम हमारे पूरे मौसम में बदलाव कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जलवायु है ना। यानी सरकार धीरे धीरे खुद जलवायु परिवर्तन की तरफ पहुंच रही है और आम जनता को ये कह रही है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जबकि सरकार प्राकृतिक आवासों को खत्म करके खुद जलवायु परिवर्तन कर रही है और उसी का ढंडोरा पीट रही है कि हम तो पर्यावरण के लिए इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए यदि आपको बेहतर कार्य करना है तो मैं ये बात कहता हूं, जैसा पर्यावरण है, जैसा पर्यावरण है उसे वैसा रहने दें, उसे वैसा ही रहने दें। आप देखेंगे कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये होता है जैसा हमारा पर्यावरण, अगर हम उसे वैसा ही छोड़ देते तो क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन होगा? जलवायु परिवर्तन तभी होता है जब हम पर्यावरण में कोई छेड़छाड़ करते हैं। और हमारे जो सरकारें हैं वो अभी क्या काम कर रही हैं, खुद ही पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। पांचवा जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनता है वन्य जीवों पर प्रभाव। वन्य जीवों पर प्रभाव। देखो जब कोई भी पर्वत श्रृंखला हटाई जाएगी तो वहां के जो जीव होंगे उनका क्या हाल होगा। अभी आपने देखा होगा गुजरात के अंदर शेर गलियों में घूमने लगे हैं, है ना। क्या कारण है? क्योंकि वन्य जीवों पर अब रहने के लिए संपूर्ण जगह बची नहीं है। जो उनके प्राकृतिक रहने के स्थान है, हम उनको जो खत्म ही करते जा रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या इन पर असर नहीं आएगा? और जब ये हटेंगे तो पूरा आहार श्रृंखला बिगड़ेगी, है ना, पूरी आहार श्रृंखला खत्म होगी और उसका प्रकृति पर प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा। आहार श्रृंखला एक बार टूट जाने से क्या उसे दोबारा स्थापित किया जा सकता है? लगभग संभव होता है उसको विस्थापित करना। जब एक जानवर मरेगा उसके साथ में दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरीके से हमारी सभी वन्य जीवों की प्रजातियां हैं वो लुप्त होती चली जाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि हम सभी मिलकर अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाएं।
तो जैसा कि हमने जाना कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। पूरे उत्तर भारत का एक पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ से निर्मित होता है। तो यदि हमारा किसी भी प्रकार से अगर अरावली पर्वत श्रृंखला पर किसी भी प्रकार से अगर कोई निर्माण किया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि उसके कितने दुष्प्रभाव हमें देखने को मिले। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि माननीय सरकारें और हमारे माननीय कोर्ट जो है वो किस प्रकार के निर्णय दे रहे हैं। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी पहाड़ी अरावली में यदि 100 मीटर से नीचे होगी, है ना, तो उसे पहाड़ी नहीं माना जाएगा या पहाड़ या अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं इस वाक्यांश से पूर्ण रूप से असहमत हूं। मेरी इस पे पूर्ण असहमति है। कारण क्या है मेरे असहमत होने का? क्या कोई भी जो पहाड़ी है क्या एक ही दर्रे की होगी? वो क्या उसकी रेंज एक जैसी होगी? पूरी दुनिया में हम देख लें तो प्राकृतिक रूप से कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचे होता है। यदि हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ी 100 मीटर से नीचे है तो उसमें माइनिंग की जा सकती है। अरे अगर हम नीचे से उसको माइनिंग करेंगे तो क्या ऊंची पहाड़ियों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या वो जगहें खोखली नहीं होंगी? तो कहने का है कि जो 100 मीटर से नीचे है वहां पे माइनिंग की जाएगी, तो मेरे मानना है कि ये तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खराब करने वाली बात है, क्योंकि जो ऊंची पहाड़ियां होंगी वो भी किस पे टिकी होंगी? ये सभी मिलके ही तो पर्वत बनता है। अगर आप डेफिनेशन बस बदल देंगे और डेफिनेशन बदल के वहां पे माइनिंग चालू कर देंगे तो इसका कोई मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी बड़ी पहाड़ियां सुरक्षित रह जाएंगी। असुरक्षा तो इन पे भी आएगी। जानवर जो हमारे होते हैं, जो वहां पे रहने वाले जीव जंतु हैं, क्या वो सिर्फ 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों पे रहेंगे? ये वो हमेशा ऊपर पे रहते आ रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त होगी कि कृपया ऐसी परिभाषाओं को निर्मित ना करें जो कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को खराब करती हो। मेरा मानना है कि कृपया करके निर्णय कृपया ऐसे दें जो सर्वहित में हो, ना कि कुछ लोगों के हित में हो। दूसरा निर्णय जो है हमारा ये दिया गया है, पहला तो 100 मीटर का है, दूसरा ये दिया गया है कि यदि 500 मीटर का गैप है किन्हीं दो पहाड़ियों में तो उसको जो बीच का एरिया वहां पे माइनिंग की जा सकती है। मुझे ये बात ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मतलब पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो उसको हम पहाड़ी नहीं मानेंगे, वहां माइनिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, 500 मीटर का गैप है, तो क्या बीच में 250 मीटर के अंदर हम उसे खोदेंगे तो क्या इस पहाड़ी पे और इस पहाड़ी पे असर नहीं आएगा? मुझे फैसला ही समझ नहीं आ रहा, मतलब किस प्रकार से ये बातें परिभाषित करी गई है, मुझे मेरी थोड़ी समझ की बाहर है। अब अगर आप सोचें कि अगर हम ये बात कह दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 500 मीटर का एक गैप है, हम बीच में यहाँ पे और यहाँ पे खुदाई करेंगे तो क्या ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ प्रभावित नहीं होगा? प्रभाव तो दोनों पे ही आएगा। तो मुझे थोड़ा समझ के बाहर ये डेफिनेशन बैठती कि क्या सोच के ये परिभाषा निर्मित की गई है, किसके लाभ के लिए परिभाषाएं निर्मित की गई है। परिभाषा निर्मित कर देना प्रकृति को नहीं बदल सकता, प्राकृतिक चीजों को नहीं बदल सकता। आप परिभाषाओं को प्रभावित करके सिर्फ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। फाइनल तो नुकसान होगा किसका? संपूर्ण देश का होगा, संपूर्ण राष्ट्र का होगा। तो कृपया ऐसी परिभाषाएं निर्मित ना करें जिसकी वजह से संपूर्ण प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक चीजें, मौसम सभी में परिवर्तन हो जाए। अब जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि पहाड़ियों को ये बात बोला गया 100 मीटर से नीचे होने चाहिए, तो एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो हमारी 12,081 जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें से केवल 1048 पहाड़ियां जो हैं वो 100 मीटर से ऊपर है। बाकी जो ये है यानी लगभग अगर कहें तो 92% जो हिस्सा है अरावली का वो 100 मीटर से नीचे है। तो यानी इस हिसाब से तो संपूर्ण अरावली पर्वतों में हमारा माइनिंग का रोल दे दिया गया है। तो मेरा कहना ये होगा, मेरा माननीय कोर्ट से ये निवेदन है कि कृपया करके ऐसी परिभाषाओं को निर्मित ना करें जिससे कि हमारे प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचे। कृपया ऐसा ना करें। तो जैसा कि हमने देखा ये अरावली के अंदर जिस प्रकार से हमारे सरकारों या न्यायालयों के द्वारा
निर्णय लिए जा रहे हैं, तो क्या हम इसमें ये बात देख सकते हैं कि पूरे तरीके से हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने का एक विचार बना लिया गया है सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लाभ के लिए। तो मेरा माननीय न्यायालय से और सरकार से निवेदन है कि कृपया करके ऐसा ना करें, हमारे प्राकृतिक आवासों को जैसा है वैसा ही रहने दें और प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। जो ये फैसले दिए गए हैं सरकारों या न्यायालयों के द्वारा, मैं इन पे अपनी पूर्ण रूप से असहमति जताता हूँ और मेरा उनसे निवेदन है कि जितना हो सके प्राकृतिक आवासों को बचाएं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें।